हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मनी के चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी का जब भी आपका क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले मीनिंग ऑफ मनी लिखना है, जो कि मैं पिछली वीडियोस में काफ़ी डिस्कस कर चुका हूं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो बेसिक फंक्शंस होते हैं मनी के, जो कॉमन फॉर ऑल द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली वो फंक्शंस जो सारी की सारी वर्ल्ड इकोनॉमीज के लिए बेसिकली सेम रहते हैं। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी का सबसे मेन काम क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। कि आप मनी के थ्रू गुड्स को खरीद सकते हो और बेच सकते हो। इट मीन्स दैट मनी एक्ट्स एज अ इंटरमीडिएरी। मनी क्या है? एक बिचौलिया है गुड्स एंड सर्विसेज के खरीदने और बेचने के बीच में मनी एज अ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन यूज होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है इसी के साथ, यूज ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैज रिमूव्ड द मेजर डिफिकल्टीज ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इन द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स थे कि अगर दो चीज़ों को दो एजेंट्स हैं, उन्होंने आपस में एक दूसरे की चीज़ एक्सचेंज करनी है। जैसे एक है जूते बनाने वाला, एक है कपड़े बनाने वाला। दोनों को साइमल्टेनियस नीड होगी तभी तो दूसरे एक दूसरे की चीज़ें एक्सचेंज करेंगे। मगर एक की चीज़ जो जूते बनाने वाला है उसके कपड़े फट गए, मगर जो कपड़े बनाने वाला है उसके जूते जो है नहीं फटे, तो वो एक्सचेंज थोड़ा ना करेंगे। तो इसमें डबल कॉन्सिडेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होती थी बार्टर सिस्टम में। मगर जब से मनी आया तो बार्टर सिस्टम के जो डीमेरिट्स हैं वो खत्म हो गए। खत्म नहीं हो गए, बार्टर सिस्टम ही खत्म हो गया है। नेक्स्ट आ जाता है मेजर ऑफ वैल्यू। मनी के थ्रू आप किसी भी चीज़ की वैल्यू को मेजर कर सकते हो। इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ ईच good and services is measured in monetary terms. It is also called unit of account. फॉर एग्जाम्पल, मेरे रूम में जो भी चीज़ पड़ी है, फ़ोन, एसी, टीवी, फ्रिज, ये जो सारी चीज़ें पड़ी हैं, इनमें में से किसकी वैल्यू ज़्यादा है, किसकी वैल्यू कम है, वो हमें कैसे पता लगता है? मनी की टर्म्स में। अगर मनी की टर्म्स में हमें नहीं होगा तो हमें कैसे पता लगेगा किसी भी चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है या किसी भी चीज़ की वैल्यू कम है? क्या पता हम घोड़े को गधे से एक्सचेंज करते रहें, हमें पता ही नहीं लगे किसकी वैल्यू ज़्यादा है। क्योंकि घोड़े महंगे आते हैं तो उनकी वैल्यू ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेब और एक तरबूज को एक्सचेंज करते रहें, मगर तरबूज जो है वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो महंगा होना चाहिए, और जो सेब है थोड़ा छोटा होता है तो थोड़ा सस्ता होना चाहिए। ठीक है, ऑफ सीजन में लोगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, मगर इतना नहीं महंगा पड़ेगा कि 5-10 किलो के तरबूज से आप उसको कंपेयर करो। तो मनी के थ्रू हम किसी भी चीज़ की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडरी और सब्सिडरी फंक्शंस। इट इंक्लूड्स ऑल दोज फंक्शंस दैट आर सप्लीमेंट्री टू द प्राइमरी फंक्शंस। जो प्राइमरी फंक्शंस के अलावा जो बाकी फंक्शन है सप्लीमेंट करते हैं, सप्लीमेंट्री हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट है, मगर उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने प्राइमरी थे। तो इसमें फर्स्ट आ जाता है स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स क्या बीमारी है? सॉरी, डेफर्ड पेमेंट्स होता है वो पेमेंट्स जो हमने कभी ना कभी फ्यूचर में करनी है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे 1 लाख रुपया कर्जा ले लिया और फ्यूचर में मुझे 1 लाख रुपया देना है, और क्या पता सूद भी देना पड़े साथ में। अगर आप दोस्त नहीं है तो सूद भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैंने आपको जितनी रकम ली है उतनी या उससे ज़्यादा सूद समेत वापस करनी है, तो फिर मैं किसी भी टर्म्स में करूँ, लाइक मैं 1,000 का नोट, 2,000 का नोट, 500 का नोट, ऐसे ऐसे कोई भी नोट आपको दूंगा तो आप मना नहीं करेंगे। तो मतलब मनी एक स्टैंडर्ड है डेफर्ड पेमेंट्स के लिए। मगर दूसरी तरफ अगर बार्टर सिस्टम होता तो मैं आपसे 1 किलो सेब उधार लेता, और अगर आपको 1 किलो सेब वापस करने जाता, आप कहते मेरे तो मीठे हैं, मैं मीठे देता, आप कहते और मीठे हैं, मैं और मीठे देता, तो आप कहते बहुत ज़्यादा मीठे थे, तो उसमें तो कोई मेजर करने का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है ना। तो इसीलिए ये मनी क्या है? इट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। जिसने भी पैसे कर्जे लिए होते हैं या फ्यूचर क्लेम्स वापस करने होते हैं, उसके लिए एक स्टैंडर्ड है कि भाई इतना का इतना कर दोगे, कि मनी की टर्म्स में कोई बहस नहीं करता। चाहे आपने उनसे 100-100 के नोट पे लिए हों और आप उनको 50-50 के नोट पे सारा कर्जा वापस कर रहे हैं, तो वो मना नहीं करेंगे। तो डेफर्ड पेमेंट्स आर दोज पेमेंट्स हुज आर मेड विच आर मेड सम टाइम इन द फ्यूचर, दैट इज रीपेमेंट ऑफ लोन्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी, आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आ जाता है स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी की टर्म्स में किसी भी चीज़ की वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं टीचर हूँ, मैं टीचिंग करता हूँ, तो मेरी टीचिंग की वैल्यू को मैं स्टोर कैसे करूँ? मैं टीचिंग बेच के जैसे बच्चों को पढ़ाता हूँ, और उससे जो मुझे पैसा आता है मैं अपने फ्यूचर के लिए, बुढ़ापे के लिए सेव कर सकता हूँ। ठीक है, बट अगर मनी ना हो तो मैं अपनी ये जो वैल्यू है उसको कैसे सेव करूँगा? कर ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर है,
फार्मर जो आज जो कल्टीवेट कर रहा है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, उसकी वैल्यू को पैसे की टर्म्स में कन्वर्ट करके अपना सारा माल मार्केट में बेच के अपने पास पैसा रख सकता है और वो फ्यूचर में यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो उसे ही कहते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। मगर कोई और चीज़ में अगर मैं चाहूँ अपनी सर्विस बचा के रखूँ, तो आज जो मेरे अंदर जोश है वो 80 साल में तो नहीं रहेगा ना, तो फिर सर्विस की वैल्यू तो गिरती जाएगी। वैसे ही जो फार्मर है, जो एक पर्टिकुलर ईयर में उसने कमाया है या फिर कमाया नहीं है, गुड रखा हुआ है, उसको कब तक बचा के रखेगा, वो तो खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इट मीन्स स्टोरिंग द परचेजिंग पावर टू बी यूज समटाइम इन द फ्यूचर, कि आज की परचेजिंग पावर को आप कन्वर्ट कर लो मनी की टर्म्स में और उसको फ्यूचर में यूज कर सकते हो। सेविंग्स इन टर्म्स ऑफ मनी आर मच मोर सिक्योर्ड rather देन दोज टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी लिख सकते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज को हम फ्यूचर के लिए सिक्योर सेव करके नहीं रख सकते, मनी को हम एन ईयर्स तक रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मनी की वैल्यू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना काफ़ी कन्वीनियंट है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको कोई गुड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो आपको नानी याद आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ से फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ने चले गए इंग्लैंड, और इंग्लैंड में जो पैसे हैं, फॉर एग्जांपल पैसे चलते ही नहीं है कहीं पे, तो अगर आप कहीं बाहर चले गए तो क्या अपना बेड उठा के लेके जाएंगे, घर उठा के लेके जाएंगे, इतना सामान उठा के लेके जाएंगे, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे तो अच्छा ये है कि पैसे चलते हैं, कहीं भी आप पैसे लेके जाएं, पैसे की तो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है, हर कोई पैसे एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो आपको वो सामान अपने घर से उठा के लेके जाना नहीं पड़ेगा। तो ये तो मैंने आपको सिंपल एग्जाम्पल दी थी। मनी एक्ट्स एज अ कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मनी क्या है, हेल्पफुल व्हेन goods are purchased from far off places for the satisfaction of human wants। आप कहीं बाहर गए और आपको चाहिए, तो आप अपने घर से थोड़ा ना सब कुछ लेके जाएंगे, तो फार ऑफ प्लेस में जाके आप मनी से कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, क्योंकि मनी की जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है। थर्ड आ जाता है कंटिंजेंट फंक्शंस। दीज आर दोज फंक्शंस विच टेंड टू एज्यूम सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, मुल्क की तरक्की हो रही है, वैसे वैसे इन जो फंक्शंस ऑफ मनी है इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। इसमें नंबर 1 आ जाता है, मनी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। जितने भी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है उनका बेस क्या है, मनी। मनी होगा तभी तो क्रेडिट क्रिएशन होगी, लोन्स वगैरह दिए जाएंगे, लिए जाएंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। मनी सर्व्स एज अ बेसिस ऑफ ऑल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक चेक्स, ड्राफ्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे चेक, ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये क्यों चलते हैं, क्योंकि मनी है। अगर मनी ना होता तो ये सारे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट ज़ीरो हो जाते। नेक्स्ट आता है, मनी फैसिलिटेट्स द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, या नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैसे की टर्म्स में ही हम निकालते हैं ना, कि नेशनल इनकम इतना हो गया, पर कैपिटा इनकम इतना हो गया। अगर पैसे ही नहीं होता तो क्या निकालते। एवरी डाटा इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये सारी जो चीज़ें इन टर्म्स ऑफ मनी निकलती हैं ना। तो मनी ना होता तो ये सारी चीज़ें तो ख़त्म हो जाती। नेक्स्ट आ जाता है बेरर ऑफ ऑप्शन। बेरर ऑफ ऑप्शन का मतलब ये कि जब तक आपके पास पैसे हैं, आप इंजॉय करते हो कि आप कहीं भी पैसे को अपनी मन मर्जी से खर्च कर सकते हो। जिस टाइम आपके पास पैसे ख़त्म, आपके ऑप्शंस ख़त्म। फॉर एग्जांपल, आप पैसे सेव कर रहे हो कि आपने टीवी लेना है, मगर अगर आप बीमार हो गए तो आपके पास ऑप्शन है कि वो पैसा आप अपनी बीमारी पे भी खर्च कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह करना है, क्योंकि मनी के डिफरेंट यूजेस हैं। तो बेरर ऑफ ऑप्शन में मैंने लिखा है, व्हेन वी एक्यूमुलेट वेल्थ इन टर्म्स ऑफ मनी, अगर हम मनी की टर्म्स में वेल्थ को एक्यूमुलेट करते हैं, वी कैन एक्सरसाइज आर ऑप्शन रिगार्डिंग द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू आर नीड्स। जैसे भी हमें ज़रूरत होगी हम उसी हिसाब से खर्च कर लेंगे। ज़रूरी थोड़ा हमने एक ही चीज़ के लिए सेव किए हैं तो उसी चीज़ के लिए खर्च करेंगे, हम अपनी नीड्स के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, मनी सर्व्स एज अ गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। मनी जो है वो एक गारंटर है कि वो सॉल्वेंसी करेगा। सॉल्वेंसी क्या है, आपने सुना होगा कि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपने सुना होगा कि कई बार क्या होता है, कई इंसान या फिर कई कंपनियां जिन्होंने देनदारी करनी है, जिन्होंने लोन रीपे करने हैं, उनके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके पास पैसा नहीं हुआ और उन्होंने टाइम पे अपने लोन वापस नहीं किए तो वो इंसॉल्वेंसी का केस पड़ जाता है, इंसॉल्वेंट बन जाते हैं, मतलब कि वो बैंकरप्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास मनी है तो ये एक गारंटी है कि आप सॉल्वेंसी हो, मतलब आप बैंकरप्ट नहीं हो, और जितनी भी आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो आप अच्छे से मतलब निभा सकते हो, मतलब रीपेमेंट ऑफ लोन कर सकते हो। तो मॉनेटरी डिपॉजिट सर्व्स एज अ गारंटी अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी, कि आप इंसॉल्वेंसी में ना पड़ जाओ, कहीं कंगाल ना घोषित हो जाओ। तो उसके लिए मनी क्या करता है, आपको गारंटी देता है कि आप इंसॉल्वेंट नहीं बनोगे। अ फर्म कैन बी डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट when it fails to fulfill its monetary liabilities। कोई भी कंपनी को बैंकरप्ट
कर दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है। कई कंपनी है शेयर मार्केट में जिनको बैंकरप्ट कर दिया जाता है। शेयर मार्केट पे भी मैं वेरियस लेक्चर्स देता हूँ, तो आप उनको भी देख सकते हैं कि साइड इनकम कैसे कमाई जाती है। उस फर्म को भी जिसके एसेट्स ज़्यादा हैं, अगर एसेट्स ज़्यादा हैं और लाइबिलिटीज़ कम है, फिर भी अगर उसके पास कैश नहीं बचा तो भी उसको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो कैश की बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहना चाहिए था, इंपॉर्टेंस कहना चाहिए था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि जिसके पास पैसा होता है वो गारंटर है कि वो सॉल्वेंट होगा, इंसॉल्वेंसी नहीं होगी। तो नेक्स्ट, मनी फैसिलिटेट्स लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल। लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल में क्या आ जाता है? फिक्स एसेट्स। Fixed assets can be converted into money that people are induced to generate wealth in the form of such assets. दिमाग से सोचो, आपके पास ज़मीन है, जायदाद है, सब कुछ है, तो इनकी वैल्यू ज़्यादा क्यों है? इनकी वैल्यू ज़्यादा इसलिए क्योंकि मनी है। अगर मनी ना होता तो फिर इनको कन्वर्ट करके पावरफुल कैसे बनते? पावरफुल तो तभी बनोगे जब आपके पास पैसा होगा, क्योंकि आप जब मर्जी जो मर्जी कर सकते हो। अगर पैसा ही ना हो तो मेरे पास जितनी मर्जी ज़मीन हो, उस ज़मीन का क्या फ़ायदा? ज़मीन मेरे पास जितनी मर्जी हो और उसको मैं कभी भी बेच के पैसे कमा सकूँ या ज़मीन के थ्रू पैसे कमा सकूँ, तभी फ़ायदा है ना। तो जितने भी फिक्स एसेट्स हैं उनकी वैल्यू तभी ज़्यादा मानी जाती है जब पैसा होता है। पैसा ही नहीं होगा तो वो टाइम सर बिकेंगे ही नहीं, इलिक्विड से हो जाएंगे, तो उनको कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा उनको। नेक्स्ट आ जाता है, मनी फैसिलिटेट्स द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। चाहे आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लो, चाहे आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम लो, कोई भी इक्विलिब्रियम डिस्कस करते हैं तो मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इक्विलिब्रियम को पैसे की टर्म्स में ही हम कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं कि जब भी प्राइस, जो कीमत आप दे रहे हैं चीज़ की, इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी, जितना आप उसे मार्जिनल यूटिलिटी, जितना आप उसे यूटिलिटी लेते हैं, ठीक है, वो दोनों बराबर होने चाहिए। तो प्राइस तो इन टर्म्स ऑफ मनी होगा ना, तो मनी के बगैर तो भाई इक्विलिब्रियम भी नहीं आया। दूसरा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि प्रोड्यूसर को जब मैक्सिमम प्रॉफिट होंगे, या फिर टेक्निकल टर्म्स में मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट बराबर होंगे, तो इक्विलिब्रियम होगा। और एमसी एमआर को नीचे से इंटरसेक्ट करेगी तो इक्विलिब्रियम होगा। इसको कहते हैं एमसी शुड बी राइजिंग, ठीक है। मगर मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू तो इन टर्म्स ऑफ मनी होते हैं। तो अगर इन टर्म्स ऑफ मनी मनी ही नहीं हुआ तो ना प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकलेगा, ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकलेगा। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ आई, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।